हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस बहुत ही बेहतरीन क्लास में। तो आज हम लोग 200 प्रश्न देखेंगे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन से, भारतीय संविधान से। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए बिहार दरोगा के एग्ज़ाम को देखते हुए आज हम लोग भारतीय संविधान से जो किसी भी एग्जाम में 4 या 5 क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान का जनक भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत संविधान की कुंजी या आत्मा किसे कहा जाता है। तो संविधान की कुंजी या आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है, प्रस्तावना को। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है, यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है। तो यह 42वां संविधान संशोधन को कहा जाता है जो 1976 ईस्वी में हुआ था, 1976 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 1 में भारत को क्या बताया गया है। अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या 6 है। ठीक है, पहले संपत्ति का अधिकार भी मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता था। इसको अभी कानूनी अधिकार की श्रेणी में कर दिया गया है, कानूनी अधिकार की श्रेणी में रख दिया गया है। और संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद जो 300 के कम में इसको रखा गया है। तो वर्तमान में पूछे कि संपत्ति का अधिकार कैसा कानून है, तो यह कानूनी अधिकार है या विधीय अधिकार है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति अगर अपना त्यागपत्र देना चाहें तो वह किसे देंगे। राष्ट्रपति अगर अपना त्यागपत्र देना चाहें तो वह उपराष्ट्रपति को देंगे। और वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है, जिनका संबंध उड़ीसा राज्य से है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। वहीं पर आपसे पूछे कि भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो यह सच्चिदानंद सिन्हा थे। यह 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष बने थे। वहीं पर 2 दिन बाद 11 दिसंबर को 1946 में राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष बने। अगला प्रश्न है कि अब तक हमारे देश में कितनी बार आपातकाल लागू हो चुकी है। तो अभी तक 3 बार आपातकाल लागू हो चुकी है। अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लगता है। कब कब, तो 362 में चीन युद्ध के समय, 1971 में और 1975 में। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगला प्रश्न है कि संसद के 3 अंग कौन कौन होते हैं, यानी संसद किससे किसके से मिलकर बनता है। तो यह राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनता है। और संसद का गठन अनुच्छेद 79 के तहत होता है, अनुच्छेद 79 के तहत। वहीं पर राज्यसभा अनुच्छेद 80 और लोकसभा अनुच्छेद 81 के तहत। अगला प्रश्न है कि शून्यकाल का समय कब से कब तक होता है। तो वर्तमान में शून्यकाल का समय 1 बजे से लेकर 2 बजे तक कर दिया गया है, लेकिन अभी तक यह आपको लुसेंट में दे रहा है, लेकिन दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक ही शून्यकाल होता है, 1 घंटे की। और शून्यकाल भारत की देन है जो 1962 में इसका स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न है कि विश्व में किस देश का संविधान सबसे बड़ा लिखित है। तो सबसे बड़ा लिखित संविधान यह भारत का है, लेकिन इससे आपसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे पहले लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ था, तो यह यूएसए में लागू हुआ था। और यूएसए का संविधान 1789 ईस्वी में लागू हो गया था। अगला प्रश्न है कि मूल कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। तो मूल कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन के तहत सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में शामिल किया गया था, जो रूस देश के संविधान से लिया गया है। वहीं पर अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था। तो भारत का संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। अगला प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्य का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है।
तो मौलिक कर्तव्य का वर्णन अनुच्छेद 51 के क में किया गया है, 51 के क में किया गया है। वहीं पर 86वां संविधान संशोधन करके 2002 में शिक्षा के जो अधिकार है उसको 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया और 42वां में 10 ही मौलिक कर्तव्य था, 10 ही मौलिक कर्तव्य था। 42वां संविधान संशोधन हुआ था उस समय 10 ही मौलिक कर्तव्य था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान किस दिन पूर्णतः लागू हुआ था? तो पूर्णतः लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया, तो यह अंगीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को, या पूर्णतः लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया था? तो यह किया था 24 जनवरी 1950 को। और भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है, जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया है, लिखा गया है, और इसको गाने में 52 सेकेंड का समय लगता है। वहीं पर अगला प्रश्न है कि संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन के तहत मौलिक अधिकार से हटा दिया गया? तो यह हटाया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 को। अगला प्रश्न है कि मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? तो मूल अधिकारों का रक्षक सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को कहा जाता है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? तो तीनों सेनाओं का सेनापति राष्ट्रपति होते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो यह कर दिया गया 61वां संविधान संशोधन 1989 ईस्वी में, और वयस्क जो मताधिकार है अनुच्छेद 326 में निहित है। वयस्क मताधिकार अनुच्छेद 326 में है। वहीं पर अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकार को सर्वप्रथम किस देश में लागू की गई थी? तो मौलिक अधिकार को सर्वप्रथम अमेरिका में लागू की गई थी, और मौलिक अधिकार को भारत अमेरिका से ही ग्रहण किया है। वहीं पर अगला प्रश्न है कि भारत में मौलिक अधिकार किन को नहीं दिए जाते हैं? तो मौलिक अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रिट जारी की जाती है? तो भारतीय संविधान में जो रिट जारी की जाती है वह 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। जो सुप्रीम कोर्ट जो होता है, सुप्रीम कोर्ट वह अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार का रिट जारी करता है। वहीं पर जो हाई कोर्ट होता है वह अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार का रिट जारी करता है। अगला प्रश्न है कि देश में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा था? तो राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत किसी भी राज्य में राज्यपाल की अनुशंसा पर लगता है, राष्ट्रपति लगाते हैं। तो यह पंजाब राज्य में लगा था, 1951 ईस्वी में लगा था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य यह रूस के संविधान से लिया गया है, रूस के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा है। अगला प्रश्न है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? संविधान में संशोधन कर सकते हैं, यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, जो आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि एकल नागरिकता को भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किया गया है? तो यह ब्रिटेन देश से ग्रहण किया गया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा कहाँ से उधार लिया गया है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। और क्योंकि 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो सेम टू सेम वैसे ही उठाकर भारतीय संविधान में रख दिया गया है, थोड़ा बहुत उसमें किया गया है इधर उधर। लेकिन अगर पूछे कि भारत शासन अधिनियम 1935 के बाद किस देश के संविधान से भारत ने ज़्यादा कुछ लिया है, तो वह ब्रिटेन लिया है, और ब्रिटेन के बाद अमेरिका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और अगला प्रश्न है कि संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको प्राप्त है? तो संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है, सर्वोच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को।
अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकार का प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह अमेरिका यूएसए से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में मिलता है, 8वीं अनुसूची में मिलता है। अगला प्रश्न है कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो पद कौन संभालता है? तो यह संभालता है भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है यह हम भारत के लोक से शुरू होती है, हम भारत के लोक से शुरू होती है। और अगला प्रश्न है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना से कौन से शब्द को शामिल किया गया था? तो किया गया था समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में हमारे देश को किस नाम से पुकारा गया है? तो यह पुकारा गया है इंडिया अर्थात भारत के नाम से। और अगला प्रश्न है कि नीति निर्देशक सिद्धांत की शक्ति किस देश से लिया गया है? तो यह लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड ने इसे स्पेन देश से ग्रहण किया है, स्पेन देश से ग्रहण किया है। अगला प्रश्न है कि निर्णायक मत देने का अधिकार किसके पास होता है? तो निर्णायक मत देने का अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष के पास होता है और यह आर्टिकल 100 में है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? तो भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया, संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। अगला प्रश्न है कि भारत में कौन से राष्ट्रपति 2 बार निर्वाचित होने वाले प्रथम राष्ट्रपति बने? तो यह बिहार के लाल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले प्रथम राष्ट्रपति बने और यह 1950 से लेकर 1962 तक राष्ट्रपति रहे थे। अगला प्रश्न है कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो मूल संविधान में अनुच्छेद 395 था, जबकि वर्तमान समय में 444 अनुच्छेद है, 12 अनुसूचियाँ है और 25 भाग हैं। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, क्योंकि अनुच्छेद 32 के तहत ही आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपने मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए केस कर सकते हैं, जा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो यह थे मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी सदन के सदस्य बने बिना अपने पद पर कितने दिन तक रह सकता है? तो यह रह सकता है 6 महीना। और अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 7 सदस्य थे और प्रारूप समिति को ड्राफ्टिंग कमेटी और मसौदा समिति भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि संसद के किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता है? तो यह राज्यसभा को, क्योंकि यह एक अस्थायी सदन होता है, अस्थायी सदन होता है। और अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद स्थगित नहीं होता है? तो यह अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो है यह स्थगित नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा की कार्रवाई चलाने के लिए कुल सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा की कार्रवाई चलाने के लिए कुल सदस्यों की संख्या 1/10 यानी कोरम 1/10 होना चाहिए। अभी 550 अगर सदस्य है तो 10% 55, लोकसभा का अधिकतम संख्या 550। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा में कितने सदस्य हर 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो हर 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, 1/3 सदस्य। और अगला प्रश्न है कि वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? तो वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट जो है यह लोकसभा में पेश किया जाता है। अगला प्रश्न है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो यह लोकसभा के अध्यक्ष करता है और धन विधेयक अनुच्छेद 110 में है, धन विधेयक अनुच्छेद 110 में है। अगला प्रश्न है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है कि इसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। और आपसे पूछे कि भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या मतलब होता है? तो यहाँ पर वंशानुगत शासन व्यवस्था नहीं है, यही इसका मतलब होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न है कि समान नागरिक संहिता कॉमन सिविल कोड भारत के किस राज्य में लागू है? तो यह गोवा में ही लागू है।
अगला प्रश्न है कि राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? तो राज्य सरकार को राज्यपाल भंग कर सकता है। और अगला प्रश्न है कि संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक सिद्धांत वर्णित है? नीति निर्देशक सिद्धांत तो यह भाग 4 में है, जो अनुच्छेद 36 से 51 तक है। और अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति को पद का शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को पद का शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और अगला प्रश्न है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कौन सा महत्वपूर्ण रिट याचिका है? तो यह आपका हैवियस कॉर्पस है, जिसको हिंदी में बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। और अगला प्रश्न है कि किस देश का संविधान जो है अलिखित है? तो यह ब्रिटेन देश का संविधान अलिखित है। अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखक परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया था? किस अधिनियम में? तो यह दिया गया था 1919 के भारत शासन अधिनियम में। अगला प्रश्न है कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन सरोजिनी नायडू ने कहा था। और अगला प्रश्न है कि संविधान के अंदर भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो यह हम प्रस्तावना में देख सकते हैं, प्रस्तावना में देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाओं ने भाग लिया था? तो भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिलाओं ने भाग लिया था, 15 महिलाओं ने। और अगला प्रश्न है कि भारत का एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र जिसका अपना उच्च न्यायालय है, तो कौन है? तो यह दिल्ली है, दिल्ली। और अगला प्रश्न है कि संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो यह भाग 3 को कहा जाता है, भाग 3 को यह मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और जो मैग्ना कार्टा है ना, यह एक फ्रांसीसी शब्द है, फ्रांसीसी शब्द है, लेकिन इसका प्रयोग सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ था, यह भी बात याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो यह 5 वर्ष का होता है। और प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो यह जीबी मावलंकर थे, जीबी मावलंकर थे। और यही प्रथम अध्यक्ष थे जिन पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जीबी मावलंकर के विरुद्ध। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और अगला प्रश्न है कि लोकसभा और राज्यसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि किस राज्य से आते हैं? तो यह उत्तर प्रदेश से। विधानसभा में 403 सीट है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। लोकसभा में 80 है, और अभी विधान परिषद में वर्तमान में यहाँ 100 सीट हो गया है, और राज्यसभा में 31 सीट है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि बिना संसद का सदस्य होते हुए संसद की बैठक में भाग लेने और बोलने का अधिकार किसे है? तो यह महान्यायवादी को है, महान्यायवादी को है। और अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो यह ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। और अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा? तो यह अनुच्छेद 63 में बताया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 का संबंध किससे है? तो 243 का संबंध संघ की राजभाषा से है, संघ की राजभाषा से है। अगला प्रश्न है कि चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? तो चुनाव आयुक्त को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि सबसे ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री के पद पर कौन रहे थे? तो यह रहे थे जवाहरलाल नेहरू, 6130 दिन, यानी 16 वर्ष 290 दिन। और अगला प्रश्न है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार देता है? तो यह अनुच्छेद 326, यानी वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार आपका अनुच्छेद 326 में है। अगला प्रश्न है कि किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है? तो दोहरी नागरिकता यह अमेरिका में है। और अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के ए में वर्णित है। और प्रेस को चौथा स्तंभ माना जाता है, चौथा स्तंभ प्रेस को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। और एक पुस्तक है फर्स्ट पर्सन पुस्तक के लेखक व्लादिमीर पुतिन है, व्लादिमीर पुतिन है फर्स्ट पर्सन। और देश का फर्स्ट पर्सन भारत में राष्ट्रपति होता है।
अगला प्रश्न है कि संविधान में वर्णित हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? तो यह सर्वोच्च और उच्चतम न्यायालय करता है। उच्चतम और सर्वोच्च न्यायालय दोनों करता है। और अगला प्रश्न है कि भारत के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? तो यह अनुच्छेद 52 में। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार BN राव को नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है कि संविधान निर्माण के समय कितनी अनुसूचियां थी? तो उस समय 8 अनुसूची थी और वर्तमान में 12 अनुसूची है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 है। और संविधान के किस संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी कानून को मान्यता दी गई थी? तो यह 52वां संविधान संशोधन 1985 में इसको कानूनी मान्यता दी गई थी। और अगला प्रश्न है कि लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? तो आप 550 याद रखिएगा। लोकसभा में 550 अधिकतम सदस्य होते हैं, क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति चुनते थे, उसको खत्म कर दिया, उस प्रावधान को खत्म कर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्य 250 होते हैं। और अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? तो यह हो जाएगा 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। वहीं पर बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा तो यह 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अगला प्रश्न है कि संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? तो संविधान का रक्षक सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा कौन करता है? तो यह सर्वोच्च न्यायालय करता है। और अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग के प्रावधान को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो यह अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया, अमेरिका के संविधान से। अगला प्रश्न है कि भारत के किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश है? भारत के किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश है? तो यह प्रयागराज, पहले इसको इलाहाबाद के नाम से जानते थे, अब प्रयागराज हो गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सुपर कैबिनेट किसे कहा जाता है? तो सुपर कैबिनेट योजना आयोग को कहा जाता है। अब योजना आयोग के जगह पर नीति आयोग हो गया है, जो भारत में नीति आयोग जो भारत में थिंक टैंक के रूप में काम करता है, थिंक टैंक के रूप में काम करता है। योजना आयोग का स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था, 15 मार्च 1950 को, और यह रूस देश के संविधान से लिया गया था। अभी नीति आयोग हो गया है, इसका स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ है, 1 जनवरी 2015 को हुआ है। अगला प्रश्न है कि भारत में भाषाई आधार पर प्रथम गठित राज्य कौन सा है? तो यह आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है। और अगला प्रश्न है कि भारत के लोगों के पास कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? तो भारत में एकल नागरिकता है, जो ब्रिटेन देश से लिया गया है, जो ब्रिटेन देश से लिया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो राज्य की कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होते हैं। और अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? तो यह अनुच्छेद 108 में है। और संयुक्त अधिवेशन जो यह राष्ट्रपति बुलाते हैं, इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। जो संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 में है, यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि जब देश में पहली बार आपातकाल लगा था, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय भारत के राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष है। और अगला प्रश्न है कि वर्तमान में अनुच्छेद 51 के क में वर्णित मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो यह 11 है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति कितने प्रकार के आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो वह 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा कर सकता है। कौन कौन? तो राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात और राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रीय आपात 352 अनुच्छेद, वित्तीय आपात 360 अनुच्छेद और राष्ट्रपति शासन 356 अनुच्छेद। जो राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन यह जर्मनी के संविधान से लिया गया है, जबकि वित्तीय जो आपात है वह अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? तो यह पड़ा भारत शासन अधिनियम 1935 का। और यह साइमन कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर इस अधिनियम का गठन किया गया था, भारत शासन अधिनियम।
अगला प्रश्न है कि धन विधेयक को पेश करने के लिए किसकी पूर्ण सहमति की आवश्यकता होती है? तो यह राष्ट्रपति की होती है और धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 साल। अगला प्रश्न है कि संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? तो यह लोकसभा को कहा जाता है और प्रतिनिधि सभा और निम्न सदन भी कहा जाता है, निम्न सदन भी कहा जाता है, निम्न सदन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि किस देश की संसद को संसद की जननी कहा जाता है? तो यह ब्रिटेन की संसद को कहा जाता है, ब्रिटेन की संसद को संसद की जननी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि संसद के दोनों सदनों की बैठकों का सभापति कौन होता है? तो यह लोकसभा का अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है कि देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है, जो अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान्यायवादी की व्यवस्था की गई है देश के संविधान में। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना कितने दिन पूर्व दी जाती है? तो यह 14 दिन पहले दी जाती है। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो प्रस्तावना का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। उद्देशिका का प्रस्ताव भी उसी को कहते हैं, प्रस्तावना नहीं उद्देशिका होता है। और संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार कर लिया? तो स्वीकार किया 26 नवंबर 1949 को। और अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में मूल अधिकार की परिभाषा दी गई है? तो यह अनुच्छेद मूल अधिकार की परिभाषा अनुच्छेद 12 में। और अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में अनुच्छेद 54 में बताया गया है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा को भंग कौन कर सकता है? तो लोकसभा को भंग राष्ट्रपति कर सकते हैं, अनुच्छेद 85 के तहत। और अगला प्रश्न है कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का। वहीं पर राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। अगला प्रश्न है कि संविधान संघ के संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघीय समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और अगला प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया? तो यह जोड़ा गया सरदार सोवंशी समिति के सिफारिश पर। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार बताया गया है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार बताया गया है? तो यह अनुच्छेद 21 के क में बताया गया है, 21 के क में बताया गया है। और अगला प्रश्न है कि संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो संपत्ति का जो अधिकार है कानूनी या विधिक अधिकार है। अगला प्रश्न है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद में उपाधियों का अंत कर दिया गया है? तो यह अनुच्छेद 18 में है। वहीं पर अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 है। और लोक नियोजन हो जाएगा अनुच्छेद 16 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 6 से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? तो यह मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति देश में आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो यह कर सकता है अनुच्छेद 352 के तहत। और संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 महीना से 12 महीने तक कर दिया गया? तो यह कर दिया गया 42वां संविधान संशोधन 1976 में। और दिल्ली को देश की राजधानी किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया? तो दिल्ली को देश की राजधानी 69वां संविधान संशोधन के तहत बनाया गया। पहले भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी। 1911 में दिल्ली बनाने का गठन हुआ और 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बन गई। फिर जाकर 1931 में दिल्ली से नई दिल्ली भारत की राजधानी स्थापित कर दी गई। अगला प्रश्न है कि प्रथम लिखित संविधान किस देश ने प्रस्तुत किया? तो यह अमेरिका ने किया था। और भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बने? तो यह बने थे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहला संशोधन कब हुआ? तो यह हुआ था 1951 ईस्वी में, जिसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया, 9वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया। अगला प्रश्न है कि संसद भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो संसद भवन का उद्घाटन लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। और राष्ट्रपति द्वारा आपातकालीन शक्तियाँ किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह जर्मनी के संविधान से लिया गया है, जर्मनी के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटा दिया गया? तो यह हटा दिया गया था मोरारजी देसाई के समय। और संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो यह किया गया है प्रभुता संपन्न, समाजवादी,
पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन है? तो यह है अनुच्छेद 21 में। और संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समता का अधिकार बताया गया है? तो यह अनुच्छेद 14 में बताया गया है। और मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है? तो यह राष्ट्रपति कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि दल बदल का संबंध किस अनुसूची से है? तो यह अनुसूची 14 से है। और अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह लिया गया है अमेरिका के संविधान से। उपराष्ट्रपति का पद याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति के पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब मान्यता मिली थी? तो यह मिली थी 22 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को आधिकारिक रूप से कब मान्यता मिली? तो यह मिला 26 जनवरी 1950 को। और मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? तो मत देने का जो अधिकार है यह राजनीतिक अधिकार है। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दिया गया है? तो यह दिया गया अनुच्छेद 29 में। और संविधान के किस अनुच्छेद में संचित निधि का प्रावधान है? तो संचित निधि 266 के 1 में। वहीं पर आपसे पूछ दे कि आकस्मिक निधि कितना में है? तो 267 के 1 में है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि क्रीमी लेयर संकल्पना का क्या तात्पर्य है? तो क्रीमी लेयर संकल्पना का तात्पर्य है आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण। वहीं पर अगला प्रश्न है कि संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था? तो यह किया गया एम.एन. राय के द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार कैसा अधिकार है? तो यह मौलिक अधिकार है। और संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? तो यह दिया गया अनुच्छेद 25 में। और अगला प्रश्न है कि द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो यह थे बीबी गिरी। अगला प्रश्न है कि तृतीय राष्ट्रीय आपातकाल के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो तृतीय राष्ट्रीय आपातकाल जब लगा था उस समय देश के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। अगला प्रश्न है कि निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? निर्विरोध तो यह थे नीलम संजीव रेड्डी जो 1977 में निर्वाचित हुए थे। अगला प्रश्न है कि वित्त विधेयक संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो यह लोकसभा में पेश किया जाता है, लोकसभा में। अगला प्रश्न है कि केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? केंद्र में द्वैध शासन तो यह स्थापित किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान हुई? तो यह हुआ था भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। और अगला प्रश्न है कि भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई? यह बनाया गया 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। और इसी समय महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार दिया गया। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित की गई? तो राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित की गई भारत सरकार अधिनियम 1935 में। और अगला प्रश्न है कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो यह 12 अधिवेशन हुए थे, 12 अधिवेशन। और संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी? तो यह किया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। और अगला प्रश्न है कि राजभूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया? तो यह 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कर दिया गया। अगला प्रश्न है कि पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो यह किया गया अनुच्छेद 243 के अंतर्गत, अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। और अगला प्रश्न है कि बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने कब पारित किया था? तो यह किया था 1976 में, 1976 में। और अगला प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है, यह किसने कहा था? तो यह कहा था के.टी. शाह ने। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार में शामिल हो? तो यह अनुच्छेद 51 के क में
यह बताया गया है या कहा गया है। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने पॉकेट वीटो की शक्ति का प्रयोग किया वह था भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम। भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम। और अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति को रोक सकता है? तो यह क्षमता जो दिया गया है कानून में, यह अनुच्छेद 111 में ये बात बताया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो यह करता है अनुच्छेद 143। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, वह भी किया गया अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 352 में। और अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुसूची में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान है? तो यह 7वीं अनुसूची में है, 7वीं अनुसूची में है। और अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं? तो यह उद्देशिका प्रस्तावना में देखते हैं, प्रस्तावना में। अगला प्रश्न है कि किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है? तो यह हो जाएगा समानता का अधिकार, जो 14 से 18 में है। और अगला प्रश्न है कि किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो यह कर दिया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 में। अगला प्रश्न है कि प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो यह थे जीबी मावलंकर। और सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृति प्रदान कर दी गई? तो यह कर दिया गया जून 2005 में। और सूचना का अधिकार सबसे पहले राजस्थान में लागू हुआ था, राजस्थान में। अगला प्रश्न है कि 2003 में कौन सी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? तो यह जोड़ा गया 92वां संविधान संशोधन 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। और 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं उसका संवर्धन करे। यह किस अनुच्छेद में शामिल है? तो यह अनुच्छेद 51 के क में शामिल है। और भारत में नियंत्रक महालेखक परीक्षक का पद का सृजन किया गया, यह किया गया भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। और भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण के द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य कौन कौन होते हैं? तो इसके सदस्य संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य होते हैं। वहीं पर अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा जिसका प्रयोग मतों की संख्या बराबर होने पर किया जाएगा? तो यह है अनुच्छेद 100 के 1 में। अगला प्रश्न है किसने कहा था कि भारतीय संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? तो यह भीमराव अंबेडकर का कथन है। और अगला प्रश्न है कि वोहरा समिति का संबंध किससे है? तो वोहरा समिति का संबंध राजनेताओं तथा अपराधियों के साठगांठ से है। और अगला प्रश्न है कि अधिकार परीक्षा उच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो यह आता है अधिकार परीक्षा उच्च न्यायालय के रीट क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, रीट। और अगला प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्धारक सिद्धांत के अंतर्गत धन का समान वितरण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो धन का समान वितरण अनुच्छेद 39 के ख में है। और अगला प्रश्न है कि देश एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह लिया गया है कनाडा देश के संविधान से, कनाडा देश के संविधान से। और अगला प्रश्न है कि श्रमिक संघ एवं फौजदारी किस सूची का विषय है? तो यह समवर्ती सूची का विषय है, समवर्ती सूची का। और अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद के तहत भारत के महान्यायवादी को वोट देने का अधिकार नहीं है? तो यह अनुच्छेद 88 के तहत। लेकिन ये संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकता है और बोल भी सकता है। और लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष का शपथ नहीं होता है। और लोकसभा के अध्यक्ष का शपथ नहीं होता है क्योंकि लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेता है, न कि अध्यक्ष के रूप में। और अगला प्रश्न है कि वर्तमान में केंद्रीय निर्वाचन आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो यह हो जाएगा 3। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा द्वारा प्रतीक के रूप में, मोहर के रूप में किस जानवर को अपनाया गया था?
तो यह हाथी को, और हाथी भारत का विरासत पशु है। और अगला प्रश्न है कि संविधान सभा का सचिव किसे नियुक्त किया गया था? तो संविधान सभा का सचिव HVR अयंगर को नियुक्त किया गया था। HVR अयंगर को नियुक्त किया गया था। और अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो प्रस्तावना का विचार अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है, जबकि प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि राजकीय नीति निर्देशक तत्व को भारत के संविधान की अनूठी विशेषता किसने कहा है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व को भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता किसने कहा है? तो यह भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया है। और अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है कि राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? तो यह थे श्री SV कृष्णमूर्ति राव। तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा, और एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और एक शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है बिहार दरोगा का, और आप लोगों के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, तो कम से कम एक लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर कर ही सकते हैं दोस्तों। तो चलिए।